तो फिर जब इतना ज़्यादा पेन था मुझे। आई एम सॉरी। रिलैक्स। आपका क्वेश्चन क्या था? वो अक्सर बात करते करते भूल जाती हैं कि वो क्या कह रही थी। जानते हैं क्यों? मुझे कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर। सुरुचि को ये कैंसर बहुत कम उम्र में मिला। कैंसर भी ऐसा जिसका इलाज मुमकिन नहीं, और डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि वो 6 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएंगी। डॉक्टर ने ऐसे कहा है कि तुम्हारे पास 6 महीने से ज़्यादा लाइफ नहीं है। आज 8 साल बाद न सिर्फ सुरुचि खुद जी रही हैं, पर हजारों पेड़ लगा रही हैं ताकि किसी और को वो दर्द ना मिले जो उनको मिला। जब तक मेरी सांसें हैं तब तक मैं प्लांटेशन करती रहूँगी। सुरुचि हर दम हर पल जीकर हम लोगों को जीने का तरीका भी सिखा रही हैं और जिंदगी के मायने भी। सुरुचि, क्या तकलीफ है आपको? अपनी बीमारी के बारे में बताइए। मुझे कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर, जिसको स्पेसिफिकली बोलते हैं ग्लायोमा, और ये एक ऐसा कैंसर है विच इज़ ऑपरेटेबल नहीं है और ये कभी क्योर भी नहीं हो सकता। आपको कब और कैसे पता चला था कि आपको कैंसर है? मैं जब कॉलेज में थी, मेरे सेकेंड ईयर में, और मैं अपने फ्रेंड के साथ एक प्रोजेक्ट का डिस्कशन कर रही थी। सडनली मेरी विज़न कम्प्लीटली ब्लैक हो गया, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा था मुझे, और मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई और थोड़ी देर बाद मैं चक्कर खा के गिर गई। इनिशियली ऐसा लगा कि ये शायद सनस्ट्रोक है, क्योंकि हम लोग बीच पे डिस्कस कर रहे थे ये चीज़। पर जब आगे मैंने सिस्टर को फ़ोन किया कि ये सब हुआ है मुझे, तो उसने बोला आप तुरंत वापस आ जाओ, और वहाँ पे हमने MRI कराया। उस MRI में ये आया कि मुझे कैंसर है। तो मुझे ये बताया गया कि इसका MRI मशीन रॉन्ग है, हमें बॉम्बे फिर से MRI कराना पड़ेगा। ऐसे हमने और ने ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 12 MRIs कराए, लेकिन सारे रिपोर्ट्स में एक ही रिपोर्ट, मतलब एक ही रिज़ल्ट आया कि मुझे कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है। ये कभी ऑपरेटेबल नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ट्यूमर में क्या होता है, एक नॉट होती है। मेरे ब्रेन में छोटी छोटी पूरे हेड में नॉट्स है, जो और ऐसे रीजन में है कि अगर वो ऑपरेट करे तो शायद मैं पैरालाइज हो जाऊं, या आई लूज़ माई कंट्रोल, या मैं शायद पागल हो जाऊं। तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी, और ये मतलब ये था कि ये कभी क्योर नहीं हो सकता। सो जब तक मैं हूँ, जब तक मेरी सांसें हैं, दिस वुड बी माई बेस्ट फ्रेंड। माय गॉड। बट आप कॉलेज सेकेंड ईयर में थी जब आपको ये पता चला। सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए, मतलब कैंसर या ऐसी कोई बीमारी के बारे में जब हमें बताया जाता है, इट कम्स एज अ शॉक। और आपको तो शायद ये भी बताया गया कि आपके पास वक्त बहुत कम है। यस, एक्चुअली मुझे डायरेक्टली नहीं पता चला था। मैं ICU में थी, और मेरे डॉक्टर और मेरी मदर, वो लोग डिस्कस कर रहे थे, और मैं पूरी कॉन्शियस नहीं थी, क्योंकि मुझे इंजेक्शंस दिए थे। तो मुझे ये समझ में आया कि मुझे कैंसर हुआ है, पर ये नहीं समझ में आया कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। एंड देन लेटर ऑन जब मेरी ट्रीटमेंट चालू होने वाली थी, तब फैमिली में किसी में ये हिम्मत नहीं थी कि वो आके मुझे ये बताए। सिर्फ माय मदर, उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है और तुम्हें ट्रीटमेंट करानी है। तब क्या उन्होंने आपको बताया कि आपको डॉक्टर्स ने कितना वक्त दिया है? इनिशियली तो नहीं, पर थोड़े टाइम के बाद उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर ने ऐसे कहा है कि तुम्हारे पास 6 महीने से ज़्यादा लाइफ नहीं है। कैन यू शेयर दैट पर्टिकुलर मोमेंट विद अस? कितने साल हो गए इस बात को? आई थिंक मस्ट बी इन 2012 आई बिलीव। 2012
या हाँ, 11 की बात है, या 2012 8-9 साल हो गए, जिस वक्त एक यंग लड़की को बताया जाता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने का वक्त है. Do you remember that moment? Yes, I do. Because I was losing all my hair. My skin was turning black. मतलब ऐसे पील हो रही थी मेरी स्किन ट्रीटमेंट के हिसाब से. I don't want to go there. रेडिएशंस, कीमो तब तक शुरू हो चुकी थी. हाँ, यस. जितने मतलब मैक्सिमम लेवल के मुझे रेडिएशन और केमो दिए गए थे, वो भी ऐसा नहीं कि गैप ले लेकर, कंटिन्यूस, एक दिन के बाद दूसरा, दूसरा के दिन तीसरा, ऐसे कंटिन्यूसली. सो बहुत ज़्यादा मेरी बॉडी को इफ़ेक्ट हुआ था. मेरी बॉडी पूरी अंदर से जल चुकी थी. माई ऑर्गन्स वर नॉट वर्किंग प्रॉपरली. उस वक्त क्या ख्याल आया? शिकायत आई मन में कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, व्हाई मी? ये सब तो सेकेंडरी था. बस मैंने यही सोचा कि अब मुझे जो करना है, मेरे जो सपने हैं, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, मेरा जो गोल है, मेरे पेरेंट्स को मुझे प्राउड कराना है, मैं ये 6 months में कैसे कर पाऊँगी? हाउ विल आई मैनेज टू डू ऑल दिस थिंग्स इन जस्ट 6 months? बस यही सोच कर मेरा दिल बैठ गया उस टाइम. आई कुड सी माई ड्रीम्स शैटरिंग, टूट रहे मेरे आँखों के सामने. मैं अपने सपनों को, अपने गोल्स को ऐसे देख रही हूँ कि कांच की तरह टूट रहे हैं. एंड ट्रस्ट मी, उस टाइम मैं एक बार तो ब्रेक हो चुकी थी, अंदर से टूट चुकी थी. क्या सपने थे आपके उस वक्त? मैं ना मेरे फादर से इंस्पायर हूँ. मुझे खुद का बिजनेस एम्पायर खोलना था. मुझे बस यही था कि मैं कुछ ऐसा करूँ, कुछ ऐसा ग्रेट करूँ कि मेरे पेरेंट्स को मैं प्राउड करा सकूँ और पूरे वर्ल्ड को मैं बता सकूँ कि मैं क्या हूँ. और जब ये खबर मिलती है आपको, और अब आपको उसके बाद पता चलता है कि भाई अब ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट, अस्पतालों के चक्कर लगेंगे, कैसे संभाला खुद को, कैसे आगे बढ़ाई ज़िंदगी? उस समय मुझे एक थॉट आया कि मैं अपनी लाइफ को ऐसे वेस्ट नहीं कर सकती. जबकि सिर्फ 6 महीने बचे हैं. यस. एक तो था कि मेरे फादर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे मुझे लेकर, तो ये था कि मुझे उनके लिए तो स्ट्रांग रहना ही पड़ेगा. और सेकंड था कि मुझे अपनी ये जो वैल्यूएबल लाइफ है उसको ऐसे वेस्ट नहीं करना है मुझे. सो बस मैंने वही सोचा था कि मैं आगे बढ़ूंगी, जो चाहे हो जाए, पर मैं आगे बढ़ती रहूंगी. बट सोचिए, मैं ना समझने की कोशिश कर रही हूँ. आज कोई मुझे कहे कि आपके पास 6 महीने हैं, वो 6 महीने का, और जबकि ये बात कहे हुए कि डॉक्टर्स को 9 साल हो चुके हैं, थैंक गॉड यू नो यू आर सिटिंग हियर, थैंक यू सो मच, और इतना कुछ आप अचीव कर चुकी हैं. लेकिन वो जो 6 महीने का वक्त होता है, वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए एक एक दिन, बिकॉज ऐसा लग रहा होगा कि बस अब तो सब खत्म है. कैसे बिताया वो 6 महीने का वक्त आप सबने? सब फैमिली में सारे जन एकदम चुप से थे. जब मैं हॉस्पिटल से घर गई तो कोई सब नॉर्मल एक्ट कर रहे थे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है. पर मुझे पता था, उनको नहीं पता था कि मुझे ये चीज़ पता है. तो मैंने भी कुछ रिएक्ट नहीं किया, ना उन्होंने किया. फिर मम्मी ने धीरे से आके बताया कि इन सबको पता है, तो तू नॉर्मल एक्ट मत कर. सबको पता है कि तू ऐसा कर रही है, तू एक्टिंग कर रही है, तू मत करिए. और वो 6 महीने बस मैंने पॉजिटिवली ये चीज़ को लिया, और मैंने बस ये ठान लिया था कि जो मैंने जैसे आपको बताया कि जो भी हो जाए, मैं अपना गोल है, जो मेरी ड्रीम्स हैं, मैं वो अचीव करके ही रहूँगी. फिर जितना, अगर मुझे बीच में कुछ हो गया तो दैट्स गॉड्स कॉल, पर जितना मैं आगे बढ़ूँगी, मैं मतलब खुद के बल पे मैं जितना आगे बढ़ूँगी, मैं बढ़ूँगी. बस यही मेरे दिमाग में था कि मैं कुछ भी करके अपनी पढ़ाई को छोड़ूंगी नहीं,
और मैं आगे ही आगे बढ़ती जाऊंगी। जब मेरे बाल झड़ रहे थे, मुझे ऐसा था कि ये मिरर बनाया क्यों है, मैं ऐसे देखना भी नहीं चाहती इसे, क्योंकि ये मुझे इतना अगली फील कराता था। आई कुड नॉट सी माई सेल्फ। कितने दिनों तक मैंने मिरर नहीं देखा था। आई कुड नॉट सी माई सेल्फ, माई स्किन गोइंग ब्लैक, मेरी स्किन ऐसे निकल रही है। मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज़ था, क्योंकि मैं तब सिर्फ 18 ईयर्स की थी और मेरे 18 ईयर्स की लड़की, उसके बाल जा रहे हैं, गुच्छों में बाल जा रहे हैं, और इतना ज़्यादा पेन कर रहा था ना वो चीज़ मुझे। सॉरी। और मेरी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं, मैं खुद से चल भी नहीं पा रही थी। मतलब अगर मुझे बैठना भी है तो किसी का सपोर्ट चाहिए मुझे। जनरली मैं मम्मी के पीठ के पीछे सपोर्ट लेती थी। जैसे कि मैंने कुछ खा नहीं पाती थी, कुछ जैसे मैं मुंह में कुछ डालूं उल्टी हो जाती, पानी पीऊं उल्टी हो जाती, जूस पीऊं उल्टी हो जाती। पर क्योंकि जस्ट बिकॉज मम्मी मेरे लिए बनाती, मेरे लिए जो काढ़ा बनाते हैं, जो दवाइयाँ बनाती है मम्मी, उनके लिए, उनके रिस्पेक्ट के लिए, उनके वरी के लिए, उनके प्यार के लिए मैं बस वो पी लेती थी, पर वो टिकता नहीं था मेरी बॉडी में। अभी भी आप उस फिजिकल पेन से गुजर रही हैं? अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है? यस, मुझे मतलब ऐसा हेडेक होता है जैसे somebody is hammering my head। आज भी मुझे वो दर्द होता है। दवाइयाँ क्या क्या ट्रीटमेंट चल रहा है आपका? मेरी दवाइयाँ चालू है, और मुझे एवरी 3 months MRIs होते हैं, चेकअप्स होते हैं। कीमोथेरेपी ये सब भी हो रहा है? वो जो एक्सट्रीम लेवल का था, मतलब 36 से ज़्यादा किसी की बॉडी बेयर नहीं कर सकती है। मैंने उसी टाइम जब मेरी ट्रीटमेंट हुई थी तभी हो चुका था मेरा। 36 कीमोस हुए आप? यस, 36 केमोस, 36 रेडिएशन। आपकी मम्मी ने कहा कि इतने सब के बावजूद जो भी आप फेस कर रही थी, आपने पढ़ाई कंटिन्यू रखने का, वो मुझे लगता है बहुत मुश्किल फैसला रहा होगा। सेकेंड ईयर में ही पता चलना, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन पूरी की, बट उसमें भी मुझे लगता है आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा कॉलेज की तरफ से भी। यस, जब मेरी ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाली थी, मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कॉलेज में मेरे प्रिंसिपल को कि मैं ज़्यादा अटेंड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है। पर जब एग्ज़ाम का टाइम आया फाइनल ईयर का, तो उन्होंने मुझे बता दिया कि आप एग्ज़ाम के लिए नहीं अपेयर कर सकते। क्यों? अटेंडेंस, बिकॉज लैक ऑफ अटेंडेंस। तो मतलब मेरी सारी जो इच्छाएं हैं वो अगर यहीं पर रुक गई तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी। बस फिर मैं तो वहाँ रोने लग गई प्रिंसिपल के सामने कि अब मैं क्या करूँ। मेरे फ्रेंड्स आए, मम्मी थी, उन्होंने मतलब ऐसे जैसे स्ट्राइक सा कर दिया कॉलेज में कि आप अगर इसे नहीं अलाउ करोगे तो हम भी एग्ज़ाम्स नहीं देंगे। एक वो इशू था हमारे लिए, और दूसरा था कि मतलब कॉलेज में भी ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको पता चला कि मुझे कैंसर है तो मुझसे दूर भागते। ओह, मतलब उनको ऐसा था कि अगर इसके साथ बैठेंगे, इसके तो साथ खाना खाएंगे तो हमें हो जाएगा। मतलब कॉलेज तक आ गए हो आप लोग, एंड स्टिल अब इतने ऑर्थोडॉक्स कैसे हो सकते हो, इतने कंजर्वेटिव कैसे हो सकते हो। सो दैट वाज अनदर प्रॉब्लम दैट आई फेस्ड ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन। उसके बाद मुझे आगे बढ़ना था, पर ट्रीटमेंट के हिसाब से मुझे 1 साल का गैप लेना पड़ा।
वो 1 साल मैंने जैसे तैसे कंप्लीट किया ट्रीटमेंट के हिसाब से। फिर मुझे 1 और साल वेस्ट बिल्कुल नहीं करना था और बस फिर मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया। मुझे एक्चुअली बाहर जाके मास्टर्स करना था, अब्रॉड जाके, पर बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यू मैं बाहर नहीं जा पाती। मुझे अहमदाबाद में कॉलेज में एडमिशन मिला, यूनिवर्सिटी में। एंड ट्रस्ट मी, आपने अगर कभी मैजिक देखा हो तो वो मेरे साथ हुआ है, ट्रस्ट मी। क्योंकि मुझे अहमदाबाद में रहना था कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, और जो मुझे कोई ऐसी जगह चाहिए थी जो मेरे लिए एकदम सेफ़ हो, हाइजीनिक हो। हम ऐसी पीजीज़ ढूंढ रहे थे और जो हमारी पीजी मीडिएटर थी वो हमको एक ऐसी फैमिली को मिलाने गई कि जहाँ पर उनकी डॉटर की डेथ हो चुकी थी। और उसी टाइम मैं वहाँ गई तो उन्होंने मुझे अपनी डॉटर की जैसे ट्रीट किया, जहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं, कोई लिंक नहीं, एकदम अचानक से बिना किसी कनेक्शन के हम एक फैमिली से हो गए थे। और मैंने वहाँ पर 2 साल मास्टर्स किया, इतना ज़्यादा कि उनकी गाड़ी मुझे कॉलेज तक छोड़ने आती, वहाँ से लेने आती। और मतलब उनके साथ मैं काफ़ी जगहों पर घूमी हूँ। उनके साथ मैंने आई कैन से लद्दाख जा चुकी हूँ। उनके साथ मैं अंडमान निकोबार, मतलब मैं मेरे लाइफ के बेस्ट 2 years were in Ahmedabad with that family. श्रुचि, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, ये जो पढ़ाई आपने की है ये कितनी मुश्किल रही? क्योंकि बराबर आपको इलाज चलता रहा, आपका कीमो, रेडिएशंस, बहुत पेनफुल ट्रीटमेंट्स होते हैं। कैसे मैनेज की पढ़ाई आपने? कैंसर के हिसाब से मेरी मेमोरी में बहुत इशू हो गया था कि मेरी एग्ज़ाम्स के टाइम मैं पढूं, 5 मिनट पढूं और मैं सो जाऊं मम्मी के लैप में, पढूं फिर से 5 मिनट और फिर से सो जाऊं। क्योंकि मेरी बॉडी में वो एनर्जी नहीं थी, वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं ज़्यादा देर तक बैठी रहूं। बट मुझे पढ़ाई करनी थी, मुझे एग्ज़ाम्स देनी थी। तो बस मैं 5 मिनट पढूं सो जाऊं, 5 मिनट पढूं सो जाऊं। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं मम्मी को बोलूं, मम्मी याद आज कौन सा सब्जेक्ट की एग्ज़ाम है? मुझे कुछ याद नहीं। ओह माय गॉड, आई डोंट नो व्हिच सब्जेक्ट आई एम गोइंग टू अपीयर फॉर। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। मम्मी ने मुझे बताया, तुझे जितना जो भी आए, जो भी सब्जेक्ट का है, तू पेपर में लिख के आ जा। मैंने वही किया और एवरी सिंगल पेपर में मेरे साथ यही होता था। जो भी सब्जेक्ट का मैं पढूं, नेक्स्ट मॉर्निंग आई फॉरगेट कम्प्लीटली जो भी मैंने पढ़ा है, कौन सा सब्जेक्ट है, कुछ भी याद नहीं रहता था मुझे। पर मैंने एग्ज़ाम्स दी और मैं फर्स्ट क्लास पास हुई इन माई ग्रेजुएशन। फर्स्ट क्लास? यस, इवन इन माई मास्टर्स। ओह माय गॉड, दिस साउंड्स लाइक अ मिरेकल एज वेल। यस, आप बचपन से पढ़ाई में बहुत अच्छी थी? बहुत ज़्यादा। लाइक मेरा कम्प्लीटली फोकस सिर्फ पढ़ाई में था। मैंने जैसे कि लोग फ्रेंड्स को मिलने जाते हैं, पार्टीज़ करते हैं, आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन माई स्टडीज़। ये सब ठीक था, ओके है, गए तो भी ठीक है, नहीं गए तो भी चले। बट मुझे कुछ अचीव करना था। आई वॉन्टेड टू बिल्ड समथिंग ग्रेट एंड आई वॉन्टेड टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड। तो बस मेरा वही फोकस था कि मैं कुछ इतना अच्छा करूं कि मैं खुद तो प्राउड हूँ पर मेरे पेरेंट्स भी प्राउड हो। आपके पेरेंट्स और आपकी फैमिली कितनी बड़ी स्ट्रेंथ रहे हैं अभी तक 8-9 साल की आपकी इस जर्नी में? अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होती। उनके सपोर्ट से, उनके स्ट्रेंथ से, उनकी एनर्जी से, उनके वाइब्स से मैं आगे बढ़ पाई हूँ। आपने कभी कंप्लेन नहीं किया श्रुचि कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वाई मी? नॉट रियली, कभी नहीं किया। क्यों? किसी को भी शिकायत तो हो ही जाएगी ना। नहीं, मुझे पता नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे ये क्यों हुआ। आई एम सॉरी। एक रीज़न शायद ये था कि
जब मैं छोटी थी, जब मैं स्कूल में थी, तो आई यूज़ टू स्टडी ऑल द टाइम और मुझे हेडेक होता था। तो मुझे लगा कि शायद ये रीज़न हो सकता है कि मुझे ये हुआ, पर जब डॉक्टर ने बताया कि ये रीज़न नहीं है, तब फिर मुझे लगा कि ठीक है, अब आ चुका है, आई कैन नॉट चेंज इट। तो जो भी आया है उसे एक्सेप्ट तो करना ही है, तो व्हाई नॉट टेक इट पॉजिटिवली। और इस चीज़ को लेके अगर नेगेटिव हो जाऊँ तो मेरी लाइफ पूरी ख़त्म हो जाएगी, वहीं पे रुक जाएगी। तो व्हाई नॉट गो फॉरवर्ड, व्हाई नॉट बी पॉजिटिव। बस इसीलिए मैंने कभी कंप्लेन नहीं की इस चीज़ की। वाकई दाद देनी होगी सुरुचि की इस हिम्मत की। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद फिर आपने क्या किया? पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने जैसे मैंने आपको बताया, मुझे खुद का बिजनेस एम्पायर खोलना था, तो फॉर दैट मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था। तो मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया, एक किया, उसके बाद दूसरे 4 किए, उसके बाद दूसरे 5 किए, ऐसे मैंने 10 या 20 इंटरव्यूज़ दिए। एवरीथिंग ओके, रेज्यूमे फाइन, टेलीफोनिक इंटरव्यू वेरी गुड, क्वेश्चन आंसर्स वेरी नाइस। पर जब आप पर्सनल इंटरव्यू में जाते हो, उधर भी सारी बातें बराबर है। जब ये बात आती है, उस टाइम मैं टर्बन पहनती थी, बाल आपके जा चुके थे। हाँ, और मुझे पूछते आपने ये क्यों पहना है और आपने 1 साल का गैप क्यों लिया। आई हैड नो अदर ऑप्शन, उनको सच तो बताना ही था। तो उन्होंने मुझे, मतलब वो ऐसे बताते थे कि आप लोगों के लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। क्यों? आप जैसे लोगों के लिए ये जगह नहीं है। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट कम्प्लीटली ब्रोक मी डाउन। जब आपको सिंपैथी नहीं चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आपकी सोसाइटी जब आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, जब आप इतना एफर्ट्स दे रहे हो, जब आप इतना डेडिकेशन दे रहे हो कि आपको आगे बढ़ना है, पर जब सपोर्ट नहीं कर रही सोसाइटी, तब आप क्या करोगे? दिस इज सो इनसेंसिटिव कि किसी से कहा जाए आप जैसे लोग, इट्स कैंसर। पर फिर बाद में मुझे वापी में ही एक जगह पर जॉब मिली। बट आपने कभी ऐसे लोगों को पलट कर कुछ नहीं कहा? मैं क्या कहूँ, उन्हें कैसे एजुकेट करूँ कि ये चीज़ मैं झेल रही हूँ, मैंने कैंसर को इनवाइट नहीं किया है, ये मुझे हुआ है एंड आई एम डीलिंग विद इट। गलती नहीं है इसमें। एग्जैक्टली, और मैं इस चीज़ के साथ फाइट कर रही हूँ, बट स्टिल आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। देन फाइनली आई लैंडेड अ जॉब इन वापी। वहाँ पर भी ऐसे मैं बाजू में बैठूं, लोग वहाँ से खड़े हो जाएं, टिफ़िन खाने बैठूं, सारा टेबल खाली। मतलब ऐसे एक्सपीरियंस हुए मुझे जॉब पर कि मैं वहाँ जाऊँ मेरे बॉस के पास, तो दूसरे सारे कलीग्स ऑफिस में, उनकी ऑफिस में तो सारे निकल जाए। उनको ऐसा था कि अगर मैं उनके साथ बैठूँ तो उन्हें हो जाएगा कैंसर, उनके साथ खाना खाऊँ तो उन्हें कैंसर हो जाएगा। दैट वाज द लास्ट टाइम जब मैंने डिसाइड कर लिया कि अभी मुझे जॉब नहीं करना है, मैं अपने आप ही कुछ कर लूँगी। तो अभी अगर मैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं सुरुचि, करीब 9 साल हो गए हैं। 8 years। 8 साल आपको ये डायग्नोज हुए कि ब्रेन ट्यूमर है आपको, और ये बताए हुए कि आपके पास 6 महीने से ज़्यादा वक्त नहीं है। 8 साल हो गए हैं। अभी आपकी हेल्थ की सिचुएशन एग्जैक्टली क्या है? डॉक्टर्स क्या बताते हैं आपको? डॉक्टर्स मुझे आज भी यही कहते हैं कि शायद तू आज है, कल नहीं हो, कुछ नहीं पता। You never know. Really? Yes. And it is because आपका वो ट्यूमर निकल नहीं सकता इसलिए, क्योंकि अदरवाइज लोगों को पता होता है कि भाई अब 5 साल और है, 6 साल और है। बस यही बताया है मुझे डॉक्टर ने कि आपका पता नहीं कब क्या हो जाए।
और आप इस सच के साथ हर दिन जीती हैं कि पता नहीं क्या हो जाए। हाउ टफ इट इज रुचि। मैं कैसे कैसे अपने आप को मनाती हूँ ना, यू नेवर नो, यूल नेवर नो। बताइए। मैं बस ऐसे ही कि वन डे एट अ मोमेंट लेती हूँ मैं, और उस दिन में मेरे से जितना जो भी हो सकता है मैं करती हूँ। जो मुझे सोसाइटी के लिए करना है, जो मैं अपने घर के लिए, अपने खुद के लिए करना है, मैं उस दिन मैं वही करती हूँ जो मुझे करना है। जैसे कि दैट्स माय लास्ट डे। फिर भी मैं देख रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप जिस तरह से तैयार हैं, आपने थोड़ी ज्वेलरी भी पहनी हुई है, सब कुछ है। मुश्किल होता है अपने आप को इतना एक अपने अंदर इतनी जीवंतता लाना, इतनी जीवटता लाना? नहीं 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 नहीं, आई हैव ऑलवेज बीन पॉजिटिव। और मैं बस यही है कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, जितना मैं बढ़ सकूँ उतना मुझे बढ़ना है। बस मेरा यही एक ऑब्जेक्टिव है, एक यही मोटिव है मेरा कि मुझे आगे बढ़ना है। मुझे सोसाइटी को सर्व करना है, मुझे लोगों को बचाना है इस डिज़ीज़ से, कि उनको ये जो तकलीफ़ मैंने सहन करी है, फिज़िकल ही नहीं बट मेंटली और इमोशनली भी इतना ज़्यादा पेनफुल है ये चीज़, इतनी तकलीफ़, इतना दर्द। मैं नहीं चाहती किसी और को तकलीफ़ हो या इस जर्नी से उनको गुज़रना पड़े। सुचि, कभी क्या हर दिन इस डर में जीती हैं कि कल आप हो या ना हो? नहीं नहीं, मैं नहीं, ये सोचती ही नहीं हूँ। इस तरफ से मैं मतलब यहाँ पर मेरा थॉट जाता ही नहीं है। कभी डॉक्टर से पूछती हैं हाउ मच टाइम डू आई हैव? जब जाना मतलब पता चल जाएगा तो मैं टूट जाऊँगी, तब मैं एकदम नेगेटिव हो जाऊँगी, मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन जब वो 6 महीने का समय जो डॉक्टर ने आपको दिया था वो पूरा हुआ जी, तब सुचि को क्या लगा? मैंने ये बता दिया। एक्चुअली जो भी हुआ सिर्फ मेरी मम्मी की वजह से हुआ। मैंने ये बता दिया, भगवान से भी मैंने ये बात कर ली। मम्मी ने एक्चुअली, मम्मी भगवान से लड़ चुकी थी। I'm sorry, आपका क्वेश्चन क्या था? I lost the track. कि आप इस डर में जीती हैं कि आप कल जिएंगे या नहीं, कल होंगे या नहीं? मम्मी भगवान के साथ लड़ चुकी थी। बस यही था कि जब वो लड़ चुकी है तो फिर कौन मुझे रोक सकता है, कौन मुझे ले जाएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको खुशी देना चाहते थे, हम मतलब उसकी ज़िंदगी को हम जी लेना, वो जी ले ऐसा हम चाहते थे। पर उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई, बहुत टफ था वो समय हमारे लिए। पूरी फैमिली हम एकजुट हो गई थी उसके लिए कि भाई कुछ भी हो जाए हम उसके साथ ही रहेंगे। और मैं माँ हूँ और मैं नहीं ये सह सकती कि मेरा बच्चा मेरे हाथ से चला जाए। मैं भगवान से लड़ी हूँ। मैंने कहा ये कैसे कर सकता है तू, एक माँ की गोद में से उसका बच्चा कैसे ले सकता है तू, और वो भी उसको ऐसी समय पर कि उसकी उड़ने की उम्र हुई, वो कुछ अपनी ज़िंदगी को जी सके, ऐसे समय पर तू उसके पंख काट दिए तूने, ये कैसे हो सकता है। पर उसकी हिम्मत बहुत थी, वो बहुत स्ट्रांग थी और उसने कहा था जब तक मेरा टाइम है, जब तक चाहे 6 महीना हो चाहे कुछ भी हो, पर मम्मा मैं जीऊँगी और मैं कुछ करूँगी। और हम सब ने उसको यही साथ दिया, यही सपोर्ट किया, सब पॉजिटिवली ये चीज़ को हमने एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम के बीच आपकी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत चीज़ आई जो मुझे भी पता चला। आपने 3 साल पहले शादी की। जी, एक बहुत प्यारा इंसान आपकी ज़िंदगी में आया। मतलब जब शादी का थॉट हर घर में, हर फैमिली में होता है कि लड़की की शादी करानी है, पर मैंने सीधा मना ही कर दिया था कि जब मुझे ये हुआ है तो सामने वाले बंदे की क्या, हाँ पता नहीं उसके साथ कितने टाइम रहूँगी।
पर ये भी भगवान का ही कॉलिंग था। अब ऐसे जैसे मिरेकल हुआ कि मुझे इतना हैंडसम, इतना स्मार्ट, इतना डैपर हस्बैंड मिला सारंग के रूप में। बट कभी आपने पहले इस बात को रेजिस्ट किया कि नहीं, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, मैं किसी दूसरे को वो दुख नहीं देना चाहती? और सिर्फ सारंग, हाँ मैंने बताया था सारंग को, उसको पता था। हम लोग एक दूसरे को अबाउट 8 years से जानते थे एंड ही न्यू एवरीथिंग। और सिर्फ वो ही नहीं, उसकी फैमिली भी बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। मतलब मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, उनकी सिस्टर्स, मतलब मेरी सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मुझे बस हिम्मत दी कि हाँ तू कर सकती है, मुझे एनकरेज किया कि हाँ तू कर सकती है। आई न्यू एवरीथिंग उनकी जर्नी के बारे में। उनके लिए मैंने फास्ट रखे थे। जब उनकी ट्रीटमेंट का मुझे पता चला था, मेरी सीए की एग्ज़ाम चल रही थी, जब मुझे सूची के बारे में पता चला था, मेरा एग्ज़ाम में मन नहीं लगा था और ना मैं बॉम्बे पहुंच पाया था। वो बॉम्बे में थी, मैं बड़ौदा था। मैं कुछ नहीं कर सका था। मेरी पोजीशन सीए की एग्ज़ाम दे रहा था, मैं ना वहाँ पहुँच पाया ना कुछ नहीं कर पाया। तो मैंने उसके लिए उपवास रखे थे कि यही अभी के लिए तो मैं यही कर सकता हूँ। मैं जैसे ही टाइम मिलेगा मैं सबसे पहले उसको मिलने जाऊँगा। फिर जब मेरे मन में एक ख्याल आया, यहाँ इसी के साथ मुझे ज़िंदगी जीनी है। मेरे लिए लाइफ नॉर्मल ही है। लोगों को परेशानियाँ दिखती है। मेरी जो विचार है कि तुम अगर किसी कोई व्यक्ति को प्यार करते हो तो तुम वो व्यक्ति को प्यार करते हो, उसकी परिस्थितियों से लेके प्यार नहीं करते। कि आज उसकी परिस्थिति अच्छी है और आप प्यार करो, कल उठ के बिगड़ गई तो क्या तुम उसे छोड़ दोगे? आज यही चीज़ अगर सूची वॉज ऑल राइट और हमारे शादी के बाद मुझे कुछ होता है ऐसा डिटेक्ट, तो क्या मुझे कोई छोड़ देता? तुम्हारा जो प्यार होता है व्यक्ति के प्रति होता है, उसके अगर परिस्थितियों के प्रति है तो फिर वो प्यार नहीं है। उसे हर हफ्ते में 2-3 दिन कभी सरदर्द होता है। सरदर्द ऐसा होता है कि दर्द उसको होता है, आंसू अपने निकलते तभी होता है, बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगेन शी इज़ रेडी टू फाइट। वो 2 पाँव पे होती है कि चलो आज ये काम तो करना ही है। तो वो देख के इंस्पायर होते हैं हम इंस्पायर होते हैं कि अगर ये कर रही है तो हम तो क्या ही रो रहे हैं छोटी मोटी चीज़ों के लिए कि आज मेरे ऑफिस में ये हो गया, आज मुझे ये करना था, मेरे कपड़े लेने जाने थे, मेरे कपड़े नहीं है, वो नहीं है। हम वो सब चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में हम जिंदगी को दोषी ठहरा देते हैं। वो इतनी बड़ी लड़त के बाद अगर वो जी पा रही है तो फिर हमारे पास तो कोई कंप्लेन करने का हक ही नहीं है। वो सबसे ज़्यादा प्रेरणा देती है मुझे। रोज़ सुबह उठ के मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरणा उससे मिलती है कि ज़िंदगी जिए तो ऐसे जिए, बस 7 जन्म का साथ चाहिए उसका। अब अगर मैं पूछूं लाइफ में सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है सुरुचि? लाइफ में सबसे बड़ा रिग्रेट बस यही है कि मेरे जो सपने थे, जो मुझे करना था, जो मेरा बिजनेस एम्पायर मुझे खोलना था, आई कुड नॉट डू दैट जस्ट बिकॉज ये लाइफ, ये एक डिजीज़ है जिसने मेरी पूरी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर दिया, उसे अपसाइड डाउन कर दिया, तहस नहस कर दिया मेरी लाइफ को। कभी लगता है कि काश वापस चली जाती 8-9 साल पहले और ये ठीक कर लेती? आई विश आई कुड डू दैट। आई एम सॉरी, मुझे रोना नहीं है। आई एम सॉरी। It's okay to cry sometimes. सुरुचि, हमारे आसपास ना कई बार लोग बहुत इनसेंसिटिव होते हैं, कई बार समझकर भी नहीं समझते। कई बार अब जैसे आपकी अपीयरेंस को लेकर आपको कभी तकलीफ होती है कि लोग मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं या कहीं जा रही हैं या कुछ कोई मुंह पर बोल को के चला गया? कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आज आप बताना चाहती हैं? हाँ, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ये देखो वहाँ से गंजी जा रही है, देखो पागल जा रही है, देखो कैसे ये लड़की जा रही है। मतलब
आई डोंट नो। कुछ सपने आपके टूट गए, लेकिन जी, आपने जी। नए सपने भी देखे होंगे। तो आज अगर मैं सुरुचि वडालिया से पूछूं कि अब ऐसा कौन सा सपना है जो मैं आपसे अगली बार जब मिलूं तो आप कहो कि देखो पूरा कर लिया? बस यही है मेरा अभी तो मेरा लाइफ का एक ही मोटिव है कि मैं जब तक मुझसे बन पड़े उतना ही मैं ज़्यादा ट्री प्लांटेशन करूं और उसी के ज़रिए मैं लोगों की लाइफ बचाऊं। आज हम सब अगर ये साथ में करें, हमारे आसपास पेड़ पौधे हों, हमारी सोसाइटी में पेड़ पौधे हो, हमारे शहर में, हमारे विलेजेस में, हमारे स्टेट में, हमारे देश में और हमारे पूरे वर्ल्ड में अगर ग्रीनरी हो तो हम एक हेल्दी लाइफ, एक हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होती हैं जहाँ पे आपकी पूरे जमा पूंजी आपको, मतलब ये कैंसर आपको बोलता है कि मैं आपको खा रहा हूँ, आपके पैसे खा रहा हूँ, आपकी जमा पूंजी ख़त्म कर रहा हूँ। ऑब्वियसली जो फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं उनके लिए अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट, अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, पर ये जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो एक्सपेंस नहीं कर सकते, उनका क्या। बस इसीलिए मैंने ट्री प्लांटेशन चालू किया, क्योंकि अगर ट्रीज़ होंगे तो पोल्यूशन कम होगा। जब मैंने रिसर्च स्टार्ट किया कि मुझे ये क्यों हुआ, ऐसे मुझे ये नहीं था कि मुझे क्यों हुआ, पर मुझे रीज़न जानना था कि वाई। तब मैंने मेरे रिसर्च में मुझे काफ़ी सारे अलग अलग रीज़न्स मिले, पर अपना जो एनवायरनमेंट है, जो पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है, उसका सबसे बड़ा हाथ है उसमें। तो उसे रोकने के लिए मैं ट्री प्लांटेशन कर रही हूँ। आज हम सब कहते हैं कि हम एजुकेटेड हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, बट ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि हम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है और कोई इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहा है। एंड आई वांट कि पीपल इस चीज़ को सीरियसली ले और ख़ुद की लाइफ को बचाए, क्योंकि आप अभी देख रहे हैं कि जगह जगह डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ पौधे कट रहे हैं बिना एक थॉट इनको काट रहे हैं। एक बार सोचिए कि इनको ग्रो करने में कितना टाइम लगता है, काटने में कुछ मिनट लगते। और ये एक ऑक्सीजन देने वाली, जो हमारी लाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, ऑक्सीजन, ये हमें पेड़ ही देता है। कभी किसी को बिल्डिंग बनानी है या किसी को कॉम्प्लेक्स बनाना है, किसी को ऑफिस या किसी को क्लब, बस बिना सोचे काटे जाओ। मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती, पर आप जब काट रहे हो उसके साथ में सामने 2 लगाओ ना, जहाँ जगह मिले वहाँ लगाओ। आप कितने पेड़ लगा चुकी हैं अभी तक, कब से लगा रही हैं? आई थिंक मेरा आफ्टर आई कम्प्लीटेड माई मास्टर्स मैंने ट्री प्लांटेशन स्टार्ट किया। मैंने सोसाइटी से स्टार्ट किया। मेरी सोसाइटी में घर घर जाके मैंने प्लांट्स दिए, उनको अवेयरनेस दी कि हम ये क्यों कर रहे हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। एनवायरनमेंट के लिए तो है ही है, लेकिन हमें ये कितना ज़्यादा बेनिफिट कर रहा है। और देन लेटर ऑन मैंने इंडस्ट्रियल जोन्स में किया है, जहाँ पे ज़्यादा वर्कर्स होते हैं, उनको जो केमिकल्स है, जो पोल्यूशन है, उनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिक्कत इफ़ेक्ट होती है। और फिर स्कूल्स में किया है मैंने 43, एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, क्या बात पर 43 से 45,000 समथिंग। बस रुचि, कई बार लोग ये भी तो कहते होंगे कि भाई तुम्हारी अपनी बॉडी कमज़ोर है या तकलीफ़ हो रही है, जैसे आपने कहा कई बार सर दर्द बहुत तेज़ होता है, तो अपनी हेल्थ देखो, अब अभी क्यों ये सब प्लांटेशन करना। आई एम श्योर लोग आपको रोकने की कोशिश करते होंगे, लोग, मेरी फैमिली खुद, कि बस कर, अभी ये हो जाएगा, सब कर लेंगे, तू मत टेंशन ले, आराम करो। हाँ, पर नहीं, मुझे ये करना ही है, क्योंकि ये मेरा मिशन है, मेरा ये मोटिव है कि मैं लोगों को बचाऊं। मेरे से जितना बन पड़े, मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूं, जितना अपने से मैं दे सकूं, लोगों की लाइफ बचा सकूं, मुझे वही करना है।
बस ये शायद मेरी लाइफ की कॉलिंग है। क्या बात है, करती रहेंगी हमेशा आगे। जी जी जी, डेफिनेटली। जब तक मेरी सांसें हैं तब तक मैं प्लांटेशन करती रहूँगी। सुरुचि, मुझे पर्सनली आपसे बात करके आज इतना अच्छा लग रहा है और इतनी हिम्मत मिल रही है, और आज बस मैं ये दुआ करके यहाँ से सूरत से वापस दिल्ली जाना चाहती हूँ कि जैसे कुदरत ने, ईश्वर ने, आपके परिवार के सपोर्ट ने आपको हिम्मत दी कि आप ये 9 साल आपने बिताए हैं, आगे आप बहुत लंबी ज़िंदगी आपको मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, और जैसे आपने पेड़ लगाकर दूसरों की ज़िंदगियाँ बचाने को अपना मिशन बनाया है, ऐसे आप लाखों पेड़ लगाएं। मैं आज आप सबको ये अपील करना चाहूँगी कि आप पेड़ पौधे उगाएं और उनको अपने फैमिली मेम्बर जैसा ट्रीट करें, अपना प्यार दें, और अगर आप नेक्स्ट मॉर्निंग उठेंगे ना तो आपको स्माइल देंगे। आई जस्ट वांट कि हम अपना प्लैनेट, अपना सिटी, अपना स्टेट, अपना इंडिया, उसको हरा भरा बनाएं, अपना एनवायरनमेंट में से पोल्यूशन को निकालें, जिससे हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और उसी से हम कोई भी डिजीज़ से फाइट कर सकते हैं और एक हैप्पी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। और मैं तो आज हमारे सारे व्यूअर्स से कहूँगी कि मुझे लगता है पॉजिटिविटी और मुस्कुराना हमें सुरुचि से सीखना होगा। पिछले 8-9 साल से इतने दर्द के साथ जी रही हैं और आज भी जीती हैं कई बार उस दर्द के साथ, और एक बहुत कड़वे सच के साथ कि इन्हें नहीं पता कि इनकी ज़िंदगी में कितने दिन बचे हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना सब कुछ कर रही हैं पर्यावरण के लिए और अपने परिवार के सपोर्ट के साथ इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं। सो आई थिंक देयर इज़ अ लॉट टू लर्न फॉर ऑल ऑफ अस टू। थैंक यू सो मच रुचि हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। कुछ तोहफे हैं आपके लिए हमारी तरफ से। वाओ। मैं उस पतंग की तरह हूँ जिसकी डोर मालूम नहीं, अपने ही राग में खोई हुई जैसे किसी की खबर नहीं। ज्यादा बड़ी तो नहीं, बस अपने सपने बुनने निकली हूँ। चीर जाती हूँ उन हवाओं को भी जो कभी गर्मी में आग सी लगती है और ठंडी में बर्फ सी लगती है। उन चट्टानों से भी टकरा जाती हूँ जो कभी हिलने का नाम तक नहीं लेती है, बस इसीलिए कि मैं खुले आसमान में उड़ने का जज्बा रखती हूँ। गर होते पर मेरे तो पता नहीं कहाँ उड़ जाती मैं, बिना पर के ही तो पूरा आसमान उड़ आती हूँ। टूट कर तो वो बिखरते हैं जिनके धागे कमजोर होते हैं। अरे हम तो वो कीड़े हैं जो रेशम के धागे खुद बुनते हैं। दिल में हौसला लिए बैठी हूँ, हर एक सवाल का जवाब लिए बैठी हूँ। अगर हो सके तो ऐ खुदा मुझे दे हौसला, वरना तो हिम्मत में अपने साथ लिए बैठी हूँ।